बैठो बैठो। चलो प्रयास करते हैं। मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया कृष्णपादाय कृष्णपृष्ठभूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी त्रिदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु बन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। क्या पढ़ते लास्ट टाइम पे? लास्ट क्वेश्चन कौन सा करवाए थे? हाँ। हाँ, सुबह 5 बजे निकलेंगे। 5 से 5:30 तो आप लोग लंच ब्रेकफास्ट लोगे, ब्रेकफास्ट लेके निकल जाएंगे। एकेडमी जाना है और कहाँ पर आना है? हाँ, आरएमडी आपको लेके आएंगे। टैब लेना है, टैब अनलॉक हो जाएगा, टेंशन मतलब। बाय डिफॉल्ट आपका भी होगा ना। आपके पास आ, आपके अनलॉक अनलॉक होगा और क्या होगा। पूरा मतलब कैमरा रहेगा और क्या। फोटो खींच सकते हैं, इंस्टाग्राम डाल सकते हैं इंस्टाग्राम पे। क्रोम, हाँ वही इंस्टाग्राम पर रहेगा, मतलब आप पहले आपको कैमरा दे जाएगा, शाम के टाइम में सब कुछ रहेगा, क्रोम यूट्यूब वगैरह रहेगा शाम के टाइम पे, मतलब फोटोज अपलोड करने के लिए। उनको आएंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट आएंगे ना, ऑब्वियस वाला बात है। क्योंकि ग्रुप तो एक ही है ना। बी4 तो बी4 ही होता है, अलग थोड़ा होगा, बॉयज और गर्ल्स अलग थोड़ी ना है। पॉइंट है ना, पॉइंट है। सुबह नहीं आएगा, 9-10 बजे के आसपास आएगा। कैमरा होगा ना, 10 बजे के आसपास कैमरा ऑन हो जाएगा। पहन दो पहन दो। जब ट्रिप ट्रिप है, जब सेल्फ स्टडी है, जब क्लास है तो क्लास करना पड़ेगा। ये कौन सा? जिन लोग, एक काम कीजिए, जिन लोगों को नहीं पढ़ना है, सेल्फ स्टडी करना है, उधर P11 वाला क्लासरूम खाली है, उधर जाके बैठ के पढ़िए आप अपना। ये वाला चीज है, ये 10-15 मिनट के लिए है, वो हम पढ़ लेते हैं। उसके बाद मतलब चैप्टर खत्म हो जाएगा। नहीं ये नहीं आएगा, ये तो अगले वाला में आएगा, टेंशन मतलब ना। जिन लोगों को P11 खाली है सेल्फ स्टडी करने के लिए, आप जाइए उधर बैठ के पढ़िए। अरे टेंशन मतलब, मैं बस ये खत्म कर लेता है ना, उसके बाद फिर बुला लूंगा, आप इतने सेल्फ स्टडी नालायक को। पढ़ा। अच्छा सुना अभी। न्यूटन्स, मैं रिवाइज नहीं कर रहा हूँ। न्यूटन कूलिंग में हमने क्या देखे थे कि जो डिक्यू अपॉन dt आता है, वो क्या होता है? के इंटू थीटा माइनस थीटा नॉट। थीटा माइनस थीटा नॉट का मतलब क्या है? थीटा नॉट मतलब सराउंडिंग का टेम्परेचर है, थीटा मतलब बॉडी का टेम्परेचर है ना, क्योंकि आपने को पता है हीट लॉस ना, हीट लॉस। इसी को अगर हम dt अपॉन dt लिखेंगे, या फिर अगर हम t के जगह में अगर हम थीटा लिखेंगे, तो d थीटा अपॉन dt का वैल्यू कितना बनेगा? ये भी बनेगा k इंटू थीटा माइनस थीटा नॉट आएगा। ये दोनों में कोई डिफरेंस है क्या? हाँ डिफरेंस है। ये k और के दोनों अलग अलग है ना, क्योंकि इस k में ये k अपॉन जो ms है ना, क्योंकि हम लोग एक्चुअली क्या लिखेंगे ना, dq को अपॉन dt को लिखेंगे ms d थीटा अपॉन dt। इस केस में थीटा क्या है ना, थीटा टेम्परेचर है, थीटा क्या है इस केस में? टेम्परेचर है। तो कितना बनेगा ये ms नीचे डिवाइड करने के बाद, ये जो d थीटा अपॉन dt मतलब रेट ऑफ कूलिंग है, ये रेट ऑफ हीट लॉस है, रेट ऑफ कूलिंग है, वो बनता है k अपॉन ms
इंटू थीटा माइनस थीटा नॉट। तो कई जगह पे इसको भी हम के ही लिख लेते हैं ना, ये कांस्टेंट वो कांस्टेंट है, जिस कांस्टेंट में कोई भी कांस्टेंट को ऐड सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करो कांस्टेंट हमेशा, तो ये कांस्टेंट के बनेगा थीटा माइनस थीटा नॉट आएगा, ठीक है ना। ये तो आ ही जाएगा। ऐसे ना कई बार ऐसे सवाल पूछता है, ये तो इसके बाद देखा देखा लग रहा है अपने को, कई बार सवाल पूछता है कि फाइंड फाइंड ड्रॉ द ड्रॉ ग्राफ ऑफ एल एन थीटा वर्सेस टी, है ना ऐसे। ये लॉग थीटा वर्सेस टी का ग्राफ ऐसे पूछा होगा, तो क्या करेंगे इस केस में। हम लोग ना, हमारे पास जो, अच्छा इनफैक्ट पता है, ये बना ठंडा हो रहा है डी थीटा, तो इसलिए हम लोग, क्योंकि रेट ऑफ कूलिंग है तो टेम्परेचर घट रहा है, तो डी थीटा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा ना, फाइनल माइनस इनिशियल। इसलिए इंटीग्रेशन वगैरह करने के लिए हम इसको माइनस डी थीटा अपन डी टी लिखते हैं। नॉर्मल सवाल तो करेंगे पर इंटीग्रेशन में, नॉर्मली जेई में आता है, नीट पे तो आता ही नहीं है, फिर भी जान के रखो, आपका सीपीसी में दिया है तो डाउट पूछोगे तो क्यों पूछोगे, आना तो इसलिए करवा देता हूँ। तो क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेशन करना पड़ता है बेसिकली ना। इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लड़का लड़की को अलग अलग सेपरेट करना पड़ेगा। ये देखो थीटा है, थीटा थीटा को इधर ले आओ, ये कितना बनेगा, डी थीटा अपन आ जाएगा थीटा माइनस बनेगा थीटा नॉट, इक्वल बनेगा माइनस, ये माइनस को उधर उचका लो, के इंटू बनेगा डी टी, है ना, डी टी उधर उचका लिए, उसका उचके हो गया। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। जैसे इंटीग्रेशन कर देंगे, इसको इंटीग्रेशन आएगा जीरो से लेकर टी, तो लिमिट क्या ही पुट करेंगे बताओ, इंडिफरेंट इंटीग्रेशन करते हैं। वन अपन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, एल एन एक्स होता है, ठीक है ना। ये बनता है थीटा माइनस थीटा नॉट, इक्वल टू कितना बनेगा, माइनस के टी प्लस बनेगा सी। ये कांस्टेंट कहाँ से आया, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं है, इसमें लिमिट पुट नहीं कर रहे हैं, इसलिए कांस्टेंट को हम डाल रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद अब, अच्छा मतलब ग्राफ, कई बार थीटा माइनस ऐसे कुछ, ग्राफ ग्राफ है ना ग्राफ। तो देखो इस केस में क्या लिखा है ना, ये लिखा है, इसको मान लो वाई मान लो, वाई इसको वाई मान लीजिए, तो वाई इक्वल टू कितना बन जाएगा, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस आर एस सी आर, है ना एम एक्स। तो इसका एम की जगह में कितना है, माइनस के आर है, तो माइनस के क्या है, पॉजिटिव, मतलब स्लोप पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, नेगेटिव स्लोप। और सी पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम ग्राफ बनाएंगे, किसका ग्राफ बनाएंगे, लॉग थीटा का, एल एन थीटा माइनस थीटा नोट का अगर ग्राफ बनाएंगे किसके साथ, टी के साथ, तो इसका स्लोप आएगा नेगेटिव स्लोप बनेगा, ये कुछ इस प्रकार के से ग्राफ आता है ना। आपका जो क्वेश्चन पेपर में देखे होंगे ऐसे कुछ सवाल दिया होगा, ठीक है ना। इसी जगह पे अगर वो ऐसे नहीं पूछ के, अगर हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, तो मैं थोड़ा सा मैथ्स कर रहा हूँ, ध्यान से दीजिए एक बार। अगर लॉग को इधर ले लूंगा तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा थीटा माइनस आएगा थीटा नॉट, इक्वल टू कितना बनेगा, ई का पावर माइनस के टी प्लस सी बनेगा, सही बात है ना। लॉग होता है कि ई बन जाता है ना, पावर ऐसे होता है, ऐसे मैथमेटिक्स में होता है, ध्यान सुनिए बस। तो थीटा के जगह में कितना पुट करेंगे, थीटा इक्वल बनेगा थीटा नॉट प्लस सी का पावर कितना आएगा, माइनस के टी प्लस सी। तो पता है इसका ग्राफ कैसे बनता है, अगर ये लॉग इसका ग्राफ इसके वर्सेस में पूछा है तो ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन नेगेटिव स्लोप आता है। अगर थीटा और टी के अंदर ग्राफ पूछा है तो टी का ग्राफ कैसा आता है ना, कुछ इस प्रकार के ऐसा आता है। ये हाइपरबोला बनता है, कौन सा बला होता है, हाइपरबोला। ई का पावर कुछ भी है तो हाइपरबोला ऐसे कुछ बनेगा, ऐसे सोच लो आप। तो इधर ग्राफ ऐसे बना लो बस, है ना, ग्राफ पता होना चाहिए आपको ये। सेल स्टडी करोगे तो बायोलॉजी करोगे ना। फिर एक घंटे में ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा पीवाई को डालने के लिए भूल गया इस बार में, भूल गया, मतलब ध्यान में नहीं रहा पी को डालने के लिए। पेपर बन गया ना, कल रात को पेपर बन गया था। क्वेश्चंस सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड। नीट के लिए उतना ज्यादा कुछ नहीं आता, हाई फाई सवाल नहीं आते। जेई वालों को मस्त डाल रहे हैं, नीट वालों को भूल गया एक्चुअली में, कल रात को 11 बजे पेपर बनाए। रटा लगा ली क्या, रटा लगा ली। हाँ नहीं लग रहा है रटा लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट। क्या, पुष्पा अभिषेक है, पता है ना मुझे। तो लेके जाएंगे ना आपको शाम के टाइम पे, वो तो जाते हो ना। कहाँ गए सब, सिर्फ अनुज में जाएगी, और कौन जा रहे। ठीक है मैं कोशिश करता हूँ अनुज को वापस भेजने के लिए जल्दी। घर को, घर वाले, आपको मैसेज आएगा ना कुछ तो, चिल मारो तो फिर क्या टेंशन लेते हो। पेमेंट कर देना आपने।
बस तो फिर जा रहे हो, खत्म कर। कहाँ है राधिका? कितने इलेक्ट्रिस है ना। टीचर मतलब टीचर्स भी आपके साथ रहेंगे? स्ट्रिक्ट उसीलिए तो लेके जा रहे हैं ना। तो हम रहेंगे ना उस टाइम पे, थोड़ा सा उनसे बात। लेक्चर्स आएंगे ना, क्योंकि आप लोग चिल्लाओगे ना इसके लिए। हम आएंगे ना, सब आएंगे। उधर क्या मंदिर जन। प्यार किसी और को, पति कोई और है। इसका स्ट्रेट लाइन कहाँ मारा तूने इधर? हाँ। नीचे प्यार है, ऊपर पति है, क्या कर सकते हैं? चले, हो गया नहीं वाला चीज, आगे लिखो। क्वींस डिस्प्लेसमेंट लो। बता दो। अच्छा पहले लिखो। अच्छा, बात पता नहीं क्या। स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर लिखो, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। अच्छा मान चलो ना, मान चलो आपके पास कोई बॉडी है, ठीक है ना, जैसे मान चलो ये एक आपके पास बॉडी है। ये बॉडी का टेम्परेचर मान लो आपका 400 केल्विन है। कितना केल्विन है? 400 केल्विन है। तो कोई भी बॉडी अगर कोई टेम्परेचर में होगा, तो बॉडी क्या करेगा? वो बॉडी आपका रेडिएशन करता है, ठीक है, रेडिएशन करता है, तो ये कुछ थर्मल रेडिएशन से रिलीज करेगा। अच्छा, जो ये थर्मल रेडिएशन एमिट करेगा, ये सारे क्या होंगे? ये सारे वेव्स बनेंगे ना, क्या बने, क्या होंगे सारे? वेव्स बने होंगे। तो अगर ये वेव्स होंगे, जो भी थर्मल रेडिएशन आएंगे, या फिर उनको हम बोलते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से, तो उनका कुछ वेवलेंथ भी होगा पक्का, है ना। उनका कुछ वेवलेंथ होगा, उनको कुछ फ्रीक्वेंसी होंगे। अभी होता क्या है ना कि जैसे जैसे ये अलग अलग प्रकार के वेवलेंथ का रेंज को निकालेंगे, है ना। जैसे कि मान चलो फॉर एग्जांपल, कुछ मान लो 100 नैनोमीटर का वेवलेंथ निकालेंगे, कुछ ऐसे 200 नैनोमीटर का वेवलेंथ निकालेंगे, कुछ 400 नैनोमीटर का वेवलेंथ निकालेंगे। ऐसे नहीं कि 100 200 निकालेंगे, 101 नैनोमीटर का निकालेंगे, 102 नैनोमीटर का। समझ रहे हो ना वेवलेंथ ऐसे जो बड़ा बड़ा। तो ऐसे ऐसे प्रकार के वेवलेंथ का उन्होंने ये निकालेंगे, रेडिएशन निकालेंगे, कुछ हो गए 500 नैनोमीटर का निकालेंगे। ऐसे निकालेंगे ना। मतलब इसमें से रेडिएशन निकलेगा, उनमें से कुछ होगा, कितना होगा, 100 का होगा, कुछ कितने का होगा, 200 को होंगे। सब सेम थोड़ी ना होंगे, अलग अलग रेडिएशन निकलेंगे। सही बात है। इनफैक्ट आपको पता है कि जब हम जो भी कोई भी एक नॉर्मल बॉडी है, तो वो सारे प्रकार के एमिशंस करते हैं, 0 नैनोमीटर से लेके हजार लाखों बिलियंस ऑफ नैनोमीटर का भी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ का भी रेडिएशन निकालते हैं। परंतु ज्यादा रेडिएशन जो निकलेगा वो वेरी करता है। जैसे मान चलो ऐसे हो सकता है कि 400 केल्विन में जो आपका रेडिएशन है, जो 400 केल्विन में जिसका टेम्परेचर है, वो मान चलो टोटल, मान चलो उसने मान लो 200 रेडिएशन निकाला। कितना निकाला? 200 रेडिएशन। उसमें हो सकते हैं कि 100 नैनोमीटर वाला से 30 होंगे, 200 नैनोमीटर वाला 50 होंगे, उसके बाद 400 नैनोमीटर वाला मान लो 120 वाला हो गए। तो बाकी, चलो हो गया क्या, ठीक है। ये मान लो 100 नैनोमीटर का होगा। उसके बाद फिर से बाकी कितना बचा फिर, जो 20 बचे, हाँ। बाकी ये 500 नहीं तो 20 निकाला, ऐसे ऐसे निकालेंगे। ये 20 नंबर है ना। ये 20 रेडिएशन 500 नैनोमीटर का निकलेगा। 100 रेडिएशन 400 नैनोमीटर का निकलेगा। 50 रेडिएशन 200 नैनोमीटर निकलेगा ना, ऐसे निकलेंगे। मैं समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? तो अगर हम इसका ग्राफ बनाए, अगर हम इसका ग्राफ बनाए कि किसका, मतलब कौन सा वेवलेंथ का रेडिएशन कितना ज्यादा निकलेगा, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट करके देखा गया है कि अगर इंटेंसिटी वर्सेस लैम्बडा का अगर ग्राफ बनाएंगे, किसका ग्राफ? इंटेंसिटी, मतलब कौन कितना ज्यादा निकाल रहा है, ठीक है ना। तो उसका ग्राफ कुछ इस प्रकार के ऐसे आते हैं। याद नहीं आ रहा है। कुछ इस प्रकार के ऐसे ग्राफ आते हैं ना, कुछ इस प्रकार के ऐसे आते हैं। मतलब ऐसे देखो, जैसे मान चलो 100 नैनोमीटर वाला कितना, 30 आया ना, 30 आया। उसके बाद 200 नैनोमीटर वाला कितना आया, ऐसे 50 आया। उसके बाद कितना, 400 कितना आया, 100 आया, ऐसे 100 आया होगा। उसके बाद 500 वाला कितना आया, 500 वाला मतलब 20 आया, ऐसे कुछ आएंगे।
समझ रहे ना? मतलब बात भी ऑब्वियस वाली बात है, सोचो देखो, मान चलो आपको ऐसे बोला गया कि आप पुणे में कितने अलग अलग प्रकार के धनी लोग हैं, या फिर किसका स्टैंडर्ड कितना वेल्थ है, उससे ग्राफ बनाइए, है ना? और ग्राफ में कुछ इस प्रकार का बताना है कि इसमें लिखाना है ऐसे, मतलब 10,000 की इनकम, मंथली इनकम है कितना, मान लो 1 लाख है, कितने लोग का मान लो 5 लाख है, कितना लोग को मान लो 10 लाख है, कितना लोग को मान लो ऐसे मंथली इनकम वगैरह ऐसे अगर पूछा जाएगा, किसका मान लो 1 करोड़ है मंथली इनकम, है ना ऐसे, तब वो क्या लग रहा है, इसका ग्राफ भी कैसे बना होगा? मंथली इनकम 1,000 तो बहुत सारे लोग होंगे, ऐसे तो बहुत ही कम लोग होंगे जिनको कि 1,000 महीना का मिल रहा होगा, ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे। और मतलब 10,000 बोला होगा, हाँ बहुत सारे लोग होंगे ना जो 10-11 हज़ार के आसपास कमा रहे होंगे। और ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जो कि मतलब, या फिर मान लो बीच में एक 2 लाख बोला गया, तो मंथली इनकम 2 लाख बहुत सारा ऑन एन एवरेज लोग होंगे ना इसमें, पुणे में अगर होंगे तो, क्योंकि अच्छा खासा स्टैंडर्ड लिविंग होता है। 5 लाख थोड़ा कम हो जाएंगे, तो ग्राफ आपको नहीं लग रहा कुछ इस प्रकार के ऐसे ऐसे होंगे ऐसे? और 1 करोड़ वाले तो बहुत ही कम रहेंगे एक्चुअली, है ना? तो कुछ ग्राफ कुछ इस प्रकार के हो जाएंगे, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? तो ऐसे एक्सपेरिमेंट करके ऐसे देखा गया है कि ऐसे बनता है बोल के। अच्छा, इसमें ना, इसमें अगर आपको पूछा गया, आपका अगर पूछा गया कि बताओ, अभी एक्चुअली ये कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस का इसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? नाम सुने आपने केमिस्ट्री में? स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम नाम से सुने हैं हमने, फिजिक्स में सिखाएंगे हम लोग, पर व्हाट इज स्पेक्ट्रम? नाम तो सुने हमने ना, स्पेक्ट्रम होता है बस। कुछ नहीं होता है, ये जो कलर डिस्ट्रीब्यूशन को स्पेक्ट्रम बोलते हैं ना, बाकी और कुछ नहीं होता है। जैसे शांत रख। जैसे मान चलो, मैंने बोला कि मेरा 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर में जो लाइट्स आते हैं, वो कौन कौन सा लाइट आते हैं? पूछ नहीं रहा हूं मैं, बता रहा हूँ, सुनो। जो इसको जो पूछते हैं ना, तो ऐसे बोलते हैं कि 400 नैनोमीटर में से 700 नैनोमीटर का स्पेक्ट्रम कौन सा है। बस नाम अलग अलग है ना, नाम अलग, मतलब कलर का जो वैसे वेरिएशन होता है ना, उसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है ना? तो मुझे बताओ, जैसे मैंने बोला इस वेवलेंथ से इस वेवलेंथ का स्पेक्ट्रम कौन सा है, तो हम बोल सकते हैं विजिबल रेंज में आता है ना स्पेक्ट्रम। तो उसी प्रकार के, मैंने अगर आपको पूछा कि भाई ये मान चलो आपका 100 नैनोमीटर वाला, ये 200 नैनोमीटर वाला, ये 300 नैनोमीटर वाला, मैंने बोला कि बताओ 100 नैनोमीटर में कितना इंटेंसिटी है, तो आप बोलोगे इतना है ना? कितना निकल रहा है वो, कुछ 30 निकल रहा था। 200 में कितना निकल रहे हैं, मान लो 50 निकल रहे हैं ऐसे, है ना? मैंने बोला कि 100 से लेके 200 नैनोमीटर में कितना निकल रहे हैं, तो ये वाला एरिया बन जाएगा आपके पास। इसमें जितना सारे दिस और ऐड हो जाएंगे, होंगे नहीं होंगे? होंगे, बिल्कुल होंगे, ठीक है ना? तो जो आई है ना, आई, दिस आई इज कॉल्ड स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, नाम है ना, नाम है स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पावर, पावर एमिटेड पर यूनिट लैम्बडा, मतलब 1 नैनोमीटर के अंदर कितना पावर एमिट हो रहा है, मतलब जैसे कि 400 नैनोमीटर से लेके 401 नैनोमीटर में जो रेंज में आएंगे, जितने सारे वेवलेंथ, जितने सारे लाइट्स आएंगे, वो लाइट्स कितना निकल रहा है ना, ऐसे मेजरमेंट करने के लिए इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। लिखो इसको, मतलब बस ये जान के रखो, ये ग्राफ ऐसे होता है बोल के, इससे ज्यादा कुछ इसका काम नहीं होता ज्यादा कुछ। ब्रेकफास्ट में क्या था आप लोग आज? अरे वाह, अच्छा था ना? ये लोग को अच्छा लगता है, जो खाने वालों को अच्छा लगता है ना, लाइक रोशनी बोल रही, उसका अच्छा लग रहा था। ये बोले कुछ भी खा लेती हो। श्रावणी है ना आपका नाम? श्रावणी क्या? श्रावणी। देखता हूँ श्रावणी, तेरे को क्या बनाना आता है? छी, मेंढक बनाना आता है? छी, नॉनवेज नहीं खाते हो आप? छोड़ दियो बाद में
वो इधर या पिंपल्स है इसकी वजह से क्या? ठीक है ना? अच्छा बताइए, ये जो स्पेक्ट्रल, जो ऐसे लिखा था ना इसको, आई को, ये डायग्राम बनाया था आपने? ठीक है, समझ गया ना? जो समझे तो बनने को जरूरत नहीं। अच्छा अब सुनो ध्यान से। तो आई को कैसे डिफाइन किया था ना, आई को डिफाइन करते हैं डी ई अपॉन कितना लेता है, डी लैम्बडा, ऐसे बोलते हैं। मतलब छोटा लैम्बडा का गैप में, है ना, छोटा सा लैम्बडा का गैप में कितना एमिशन हो रहा है ना? 1 मीटर लैम्बडा में, 1 मीटर लैम्बडा गैप में कितना एमिशन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। ठीक है ना? इसको ऐसे बोलते हैं। तो अगर आपको निकालना है कि टोटल कितना आ रहा है, तो क्या करेंगे, आई इंटू लिखेंगे डी लैम्बडा, और अगर इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो बनेगा टोटल एमिसिव पावर। ये तो हो गया स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। स्पेक्ट्रल का मतलब है इतना वेवलेंथ में कितना है ना, इतना वेवलेंथ कितना है ना, वो वाला स्पेक्ट्रल है। तो अगर मैं पूछा टोटल वेवलेंथ में कितना आएगा, तो कितना, उसको इंटीग्रेट कर देंगे, है ना, उससे आ जाएगा। आ जाएंगे ना, आ जाएंगे। तो कितना बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ आई 1 इंटू डी लैम्बडा। और ये कहाँ से आएगा, लैम्बडा 1 से लेके लैम्बडा 2 तक आएगा। कोई पूछा बताओ, ये लैम्बडा 1 से ये लैम्बडा तक कितना आएगा, तो पूरा एरिया में जितना आ रहा है उतना टोटल निकल रहा है। अभी इसने बोला 50 निकला, इसने बोला 20 निकला, इसने 30 निकला, तो टोटल कितना आएगा, 20 + 50 + 30 आएंगे। तो कैसे निकला, इंटीग्रेशन करने से निकलेगा। अब वो एक एक नहीं होता है, वो कंटिन्यूस होता है। तो कंटिन्यूस में क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन करना पड़ता है ना, ऐसे करना पड़ता है ना, जान के रखो बस। अब मैं क्या ही बताऊं। मैथ्स में मतलब ये होता है टोटल एमिसिव पावर, दिस इज स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर मतलब छोटे में से कितना, और टोटल एमिसिव पावर मतलब सब में से तो फिर कितना निकला। ये है स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, ये है टोटल एमिसिव पावर। समझ गए ना? हाँ। और अगर हमें पूरा निकालना है तो लैम्बडा कहाँ से कहाँ वेरी करता है, मैंने बोला था ना, लैम्बडा कहाँ से कहाँ वेरी करता है, 0 से लेके इन्फाइनेट। बोला था ना कि सारे अलग अलग प्रकार के निकलते हैं, पर इन्फाइनेट वेवलेंथ वाला कौन सा बहुत ही कम निकले होंगे, जीरो वेवलेंथ वाले भी बहुत ही कम निकले होंगे। एक पॉइंट आएगा जहां पर मैक्सिमम निकला होगा ना, नहीं? तो वैसे वाला, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टोटल एमिसिव पावर बोलते हैं ना। दिस ई इज कॉल्ड टोटल एमिसिव पावर। टोटल एमिसिव पावर। इस ई को क्या बोलेंगे, इस ई को बोलेंगे एमिसिव पावर। एमिसिव पावर किसके अंदर, समझ गया ना? अब लिख लेना, और क्या, मुझे पता नहीं क्या होता है। एमिसिव पावर फ्रॉम λ1 to λ2। अच्छा आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ बॉडी क्या होता है, बॉडी का इंटीग्रेशन क्या होता है, बॉडी का इंटीग्रेशन क्या होता है, बॉय, बी वो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डी वाई का इंटीग्रेशन वाई आता है ना। सही है ना? तो अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, पता होना चाहिए सब चीजें। बोले गर्ल क्यों नहीं होगा, क्योंकि डी वाई आता नहीं उसमें, गर्ल में। क्या हो गया, तो उठाई क्यों और फिर से फेंकी क्यों, उसको फेंक देना उधर डस्टबिन में, तो फेंक देना उसको। सच में लड़कियां पागल होती है कई बार, मुझे लगता है। लिखो लिखो, फेंक देना उसको। और अच्छा अलग बात आ रहा है क्या, ठीक है, तो फिर किसने कुछ किया होगा, लिखो लिखो आगे लिखो।
ये केल्विन में होना चाहिए ना, केल्विन में होना चाहिए। हाँ, यही टॉपिक है, उसको पढ़ाने के लिए उसका इंट्रोडक्शन था वो। साइंटिस्ट रिसर्च करके जितना था आप जल्दी लिख लोगे, मुझे क्या, मैं तो ऐसे साइंटिस्ट रिसर्च करके ऐसे देखे कि इन्होंने बहुत ना अलग अलग प्रकार के बॉडी लिए ऐसे, जैसे मान लो एक का लिए 200 केल्विन का, दूसरा का लिए कितना, दूसरा का लिए 300 केल्विन का, तीसरा का लिए कितना, तीसरा का लिए 400 केल्विन का, ऐसे अलग अलग प्रकार के बॉडी का टेम्परेचर लिए, ठीक है ना। तो हुआ क्या ना, डेफिनेटली हमें पता है ये कितना, ये ज्यादा रेडिएशन निकलेगा ना, ज्यादा रेडिएशन निकलेगा, ये थोड़ा और ज्यादा निकालेगा, ये थोड़ा और ज्यादा निकालेगा। 400 वाला तो क्या निकालेगा, और ज्यादा निकालेगा, है ना, और ज्यादा निकालेगा, क्यों, अपने को पता है जो टोटल अमाउंट ऑफ जो एमिशंस होता है वो कितना होता है, सिग्मा ए ई इंटू टी का पावर 4 आता है ना ऐसे, इतना एमिट करता है। तो ज्यादा एमिट कौन करेगा, 200, 300, 400, 400 वाला है ना, 400 वाला। उन्होंने ऐसे देखे कि अगर हम अभी देखो, इन्होंने कुछ ऐसे, इन्होंने कुछ 100 नैनोमीटर कुछ निकाला होगा, कुछ 200 निकाला होगा, कुछ 300 निकाला होगा, कुछ 400 निकाला होगा, और कुछ 500 निकाला होगा, ठीक है ना। इतना अलग अलग प्रकार के, वैसे तो बहुत सारे निकाला होगा, हम समझने के लिए समझ रहे हैं। उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखे कि इनका जो ग्राफ है 200 केल्विन का, अगर ये ग्राफ ना, मतलब कुछ ग्राफ कुछ इस प्रकार कैसे से बन रहा है, देखो। ग्राफ कुछ इस प्रकार कैसे बन रहा था, उन्होंने क्या देखे, उन्होंने देखे अलग अलग टेम्परेचर के लिए जो आपका जो मैक्सिमम वैल्यू ना, जो लैम्बडा का जो, मतलब ये जो इंटेंसिटी मैक्सिमम लैम्बडा से शिफ्ट हो रहा है, लैम्बडा क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। तो अलग अलग टेम्परेचर के लिए आप थोड़ा सोच के देखिए, किसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, मतलब अगर मैंने इसे T1, इसको अगर T1, इसको T2, अगर इसको T3 माना, तो बता सकते हैं क्या, T1, T2, T3 में सबसे बड़ा कौन होगा, ऐसे क्यों होगा आपको लग रहा है, क्योंकि डेफिनेटली बात सही है, क्यों, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ज्यादा एमिसिव पावर आएंगे, ज्यादा एमिसिव मतलब ज्यादा एरिया होना चाहिए ना, पहली बात तो ये है ना। उन्होंने और एक चीज देखे कि जो लैम्बडा का वैल्यू आ रहा है, क्या आ रहा है, लैम्बडा का, ये सबसे कम आ रहा है, मिनिमम वैल्यू आ रहा है, मतलब अगर ये मैं लैम्बडा 3 मानूंगा, इसमें अगर लैम्बडा 2 मानूंगा, अगर इसमें लैम्बडा 1 मानूंगा, जिसका टेम्परेचर, अच्छा इसके इसमें T3 बड़ा है, जिसका टेम्परेचर जितना ज्यादा, उसका लैम्बडा भी कितना आ रहा है, उतना एक्चुअली कम आना चाहिए। हाँ वही तो मैं सोच रहा, ग्राफ उल्टा बना दिया मैंने। आपने बना लिया क्या ग्राफ, बुद्धिमान है आप, गधो। देखो अभी, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे दिखा ना, ऐसे दिखा, ठीक है ना। ये कौन सा T1, ये कौन सा T2, ये कौन सा T3, इसमें से कौन बड़ा होगा, T1 बड़ा होगा, T2 बड़ा होगा, T3 बड़ा होगा, T3 बड़ा होगा। अच्छा, परंतु इसका जो लैम्बडा 1 और इसका जो लैम्बडा 2 और इसका जो लैम्बडा 3 ना, ऐसा देखा गया कि जिसका टेम्परेचर ज्यादा उसका लैम्बडा कम आया। काय बोला माई, मैं क्या बोला। हाँ सही है ना। थोड़ा सोच के देखो, बात भी ऑब्वियस वाला बात है, क्योंकि अगर ज्यादा टेम्परेचर होगा तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी का ज्यादा रेडिएट करेगा। मैं फिर से बोलूँ ना, जिसका टेम्परेचर ज्यादा उसका एनर्जी ज्यादा, जिसका एनर्जी ज्यादा उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा, जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसका लैम्बडा कम। एक बार फिर से ना, एक बार फिर से, जिसका टेम्परेचर ज्यादा उसका एनर्जी ज्यादा, जिसका एनर्जी ज्यादा उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा, और जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसका लैम्बडा कम। तो मुझे बताइए, अगर मैं ये 1, 2, 3 के बारे में बोल रहा हूं, तो T3 वाला ना, है T3 वाला ने, अगर मान चलो T3 वालों ने 200 नैनोमीटर का ऐसे रेडिएशन एमिट करा, है ना, तो T2 और T1 ने कौन सा ज्यादा एमिट करा होगा, मतलब T3 ने सबसे ज्यादा, T3 ने ऐसे नहीं कि 100 ये नहीं करा, किया, मतलब ज्यादा ज्यादा कौन सा किया, 200 नैनोमीटर का, सही बात है ना। तो बताइए T2 कितने का किया होगा, इसमें से 100, 300, 400, ज्यादा कौन सा किया होगा T2। टेम्परेचर अगर कम तो फ्रीक्वेंसी कम, तो लैम्बडा ज्यादा होना चाहिए ना, नालायक को, तो 200 ज्यादा आएंगे ना। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ,
इस केस में क्या है, इस केस में T3 आपका ज्यादा है, T2 छोटा है, T1 आपका और छोटा है। तो अगर T2 अगर छोटा होगा तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा मतलब क्या होगा, लैम्बडा ज्यादा आ जाएंगे। तो 2 से ज्यादा आएगा, 2 से कम आएगा। तो इस ऐसे नहीं कि T2 200 भी नहीं छोड़ रहा है, 200 छोड़ रहा है, 100 छोड़ रहा है, सब कुछ छोड़ रहे हैं। हर एक बॉडी हर एक प्रकार का टेम्परेचर छोड़ रहे हैं, हर एक प्रकार का वॉल्यूम छोड़ रहे हैं। परंतु हर एक प्रकार में सबसे मैक्सिमम वेवलेंथ वाला जो ज्यादा छोड़ रहे होंगे, या मैक्सिमम जो नंबर ऑफ वेव छोड़ रहे, वो अगर T3 के लिए 200 हुआ, तो T2 के लिए कितना आएगा, 300 आएगा। T1 के लिए कितना आएगा, 400 आएगा। मैं ये बता रहा हूं आपको, है ना। तो इससे T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1, देन लैम्बडा 3 विल बी लेस देन लैम्बडा 2 विल बी लेस देन लैम्बडा 1, ऐसे आएगा। समझ रहे ना। हाँ, लिखो इसको। हाँ भाई साहब, तो जिसका टेम्परेचर ज्यादा है उसका लैम्बडा कितना आएगा, उतना कम आएगा ना। तो इसी को लेके हम क्या करते हैं, इसको लेके हम सन का टेम्परेचर मेजर करते हैं। सन का टेम्परेचर मेजर करते हैं, सन सन का टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए थोड़ा हम जाते हैं कि थर्मामीटर लेके भाई बताओ कितना हुआ। वो क्या करते हैं हम लोग जो सनलाइट आता है ना, वो सनलाइट को ऐसे कैप्चर करते हैं और देखते हैं उसमें कौन सा वेवलेंथ का इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। ऐसा होगा ना, कुछ 200 मीटर, कुछ 300, कुछ 400, कुछ 500, हम देखे भाई 200 का 600 है, 300 का 1200 है, 400 का 200 है, ऐसे देखेंगे। तो सब मेजरमेंट कर लेंगे, उसके लिए डिवाइस वगैरह है कि भाई हाँ इतना नैनोमीटर का सबसे मैक्सिमम इंटेंसिटी आ रहा है, तो क्या करेंगे, उसका डिवाइड वगैरह कर देंगे, उससे आंसर आ जाएगा। तो लिखो इस चीज को। हाँ, क्यों नहीं मेजर कर सकते, डिवाइस है, तू तेरे आंख से नहीं मेजर कर सकते, देखो। तो ऐसे देखा गया है, ऐसे देखा गया है कि
जो लैम्बडा बनेगा दैट विल बी, जो मैक्सिमम लैम्बडा आएगा ना, मैक्सिमम लैम्बडा आएगा, वो कितना बनेगा, 1/t से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इसलिए लैम्बडा इंटू टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट बनेगा, एंड दैट कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड ओइन्स कांस्टेंट, है ना, इसको क्या बोलते हैं, ओइन्स कांस्टेंट। और उसका वैल्यू कितना होता है लैम्बडा इंटू टी में, वो आता है 0.29 मीटर इंटू आता है केल्विन। ये आपका आंसर है, लैम्बडा इंटू 0.29 केल्विन, ये आपका आंसर आता है। और ये किसके लिए है, सॉरी सॉरी, 0.0029 होता है क्या, 0.0029 होता है, 0.0029 मीटर केल्विन आता है। मीटर केल्विन है ना, टेम्परेचर मीटर, हमारा वेवलेंथ मीटर में आ जाएगा, टेम्परेचर केल्विन में आ जाएगा। क्वेश्चन लिखो। बॉडी ए हैज लैम्बडा, बॉडी ए हैज लैम्बडा 500 एंगस्ट्रॉम, बॉडी बी हैज लैम्बडा 1000 एंगस्ट्रॉम, फाइंड रेशियो ऑफ टेम्परेचर टी ए अपॉन टी बी, रेशियो ऑफ एमिसिव पावर ऑफ ई ए अपॉन ई बी। ये लैम्बडा मैक्स है ना, लैम्बडा मैक्स है। बॉडी ए हैज लैम्बडा मैक्सिमम 500 एंगस्ट्रॉम, बॉडी बी हैज लैम्बडा मैक्सिमम 1000 एंगस्ट्रॉम, फाइंड रेशियो ऑफ टेम्परेचर। पता है क्या करेंगे, टी ए अपॉन टी बी कितना बनेगा, लैम्बडा बी अपॉन लैम्बडा आएगा ना, तो लैम्बडा बी कितना है आपका 1000, अपन कितना बनेगा 500 आएगा, कट कर लो, आंसर कितना आएगा 2 आएगा, ये आपका आंसर है ना, क्योंकि वेवलेंथ डबल है, तो इसलिए क्या होगा आपका, वेवलेंथ आधा है। हम्म, वही जो लैम्बडा ये इसमें दिया है ना, ये वाला चीज है, ये लैम्बडा मिनिमम। अच्छा ये अपन ये भी, ये कितना होता है आपका, ये होता है टी का पावर 4 अपन टी का पावर 4 होता है, ए और बी का, तो टी अपन टी भी कितना बनेगा 2, तो 2 का पावर 4 आया, 2 का पावर 4 कितना आएगा 16 आएगा, ये आपका आंसर है। वेवलेंथ ऑफ सनलाइट गिवन है 480 नैनोमीटर गिवन है, फाइन टेम्परेचर ऑफ मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम ये, इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमम जो लैम्बडा है वो है 400 नैनोमीटर, फाइन टेम्परेचर ऑफ सन, फाइन टेम्परेचर सन, तो टेम्परेचर का फॉर्मूला कितना बनेगा, बी अपॉन लैम्बडा आएगा, बी का वैल्यू कितना है 0.0029, अपॉन लैम्बडा का वैल्यू कितना आएगा 480, नैनोमीटर कितना लिखेंगे 10⁻⁹ ना, इसको सॉल्व करने के बाद जो टेम्परेचर का वैल्यू आता है वो आता है 6101 केल्विन। पता है हमें 6000 केल्विन के आसपास होता है ना, सन का टेम्परेचर 6000 केल्विन के आसपास आते हैं, उससे निकालते हैं।
कर लो ये सवाल। ये वाला आंसर आ गया। कितना है आंसर? 3025 है ना? सही बात है। गुड। ये वाला करो। हम्म, सोचो, वही तो आपको सोचना है। पहली बात तो ए और भी तो हो नहीं सकता है, क्योंकि एनर्जी का भी जीरो नहीं हो सकता ना। हर एक प्रकार का वेवलेंथ का वो एनर्जी निकाल रहा होगा ना, कुछ भी हो जाए। किसी भी टेम्परेचर में हो, कुछ ना कुछ तो वेवलेंथ निकाल ही रहा होगा। कोई भी वेवलेंथ का टेम्परे कुछ ना कुछ तो वो रेडिएशन निकालेगा ही, एक ही सही। ए और भी तो हो नहीं सकता है। कोई भी बॉडी किसी भी टेम्परेचर में हो, वो हर एक प्रकार के वेवलेंथ निकालेगा, परंतु कुछ कम और कुछ ज्यादा निकालेगा। इसका आंसर किधर है? तो और किस पूछो? ये समझने वाली बात की हाँ थोड़ा। टेम्परेचर, सन का टेम्परेचर इतना गिवन है, इसका एंगस्ट्रॉम इतना आ रहा है। हाँ पता है, लैम्बडा इंटू टी क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो लैम्बडा इंटू टी इक्वल टू इसका लैम्बडा इंटू इसका टी। तो लैम्बडा 1 T1 इक्वल टू लैम्बडा 2 T2। निकल गया T2, क्योंकि लैम्बडा इंटू टी तो क्या है? कांस्टेंट है। हम्म। सी डी कैसे निकाले? लॉजिक, हाँ। बकवास लॉजिक। सुना अभी। पहले काम करते हैं, देखो। इसने क्या बोल रहा है? इसने बोला कि जो ग्राफ, देखो ग्राफ पता है अपने को, ग्राफ कैसे बनेगा? ग्राफ तो आई वर्सेस लैम्बडा ग्राफ कौन सा, कुछ इस प्रकार के बनेगा, है ना? इस पर बनेगा। अब क्या बोला है? ब्लैक बॉडी, उसका टेम्परेचर कितना? 2880 केल्विन है। तो पहले देखते हैं इसका वैल्यू निकालते ना, ये लैम्बडा निकालते ना, ये लैम्बडा, ये लैम्बडा मैक्सिमम है, ठीक है ना?
लैम्बडा एट मैक्सिमम इंटेंसिटी। ये वाला लैम्बडा कौन सा है? लैम्बडा एट मैक्सिमम इंटेंसिटी, मतलब इस लैम्बडा का इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा रेडिएशन निकला होगा। तो आपने पता है लैम्बडा इंटू कितना होगा? ये आपका 0.0029, इनफैक्ट बी का वैल्यू गिवन है, कितना गिवन है? 288, 2.88 × 10⁶ नैनोमीटर इंटू केल्विन, है ना? लैम्बडा निकालते हैं। टेम्परेचर कितना गिवन है अपने को? टेम्परेचर गिवन है 2880 गिवन है। लिख ले तो फिर। तो लैम्बडा इक्वल टू कितना बनेगा? 2880 इक्वल टू, इसको भी एक काम कर ले क्या, 2880 तीन आ जाएगा तो कितना आएगा? 10⁻³ नैनोमीटर आ जाएगा इंटू केल्विन। सही बात है ना? ये वाला से आ जाएगा तो फिर आप 2280 कैंसिल हो गया, और ये केल्विन में होगा तो केल्विन केल्विन कैंसिल हो गया, तो लैम्बडा का वैल्यू कितना आ रहा है? लैम्बडा का वैल्यू आ रहा है 1000 नैनोमीटर। सही है ना? ये आ जाएगा, मतलब इस पॉइंट का ये जो लैम्बडा, जो लैम्बडा एट मैक्सिमम इंटेंसिटी, इसका वैल्यू कितना आ रहा है? 1000 नैनोमीटर का आ रहा है। सही है? समझते हैं अभी क्या क्या दिया है उसने। क्या बोला उसने? ब्लैक बॉडी जो टेम्परेचर ऑफ दिस, इससे हमें लैम्बडा मैक्सिमम निकल गया। द एनर्जी ऑफ रेडिएशन एमिटेड, ये अलग अलग प्रकार की एनर्जी एमिट कर रहा होगा, जिसका वॉल्यूम 400 नैनोमीटर से 500 नैनोमीटर है, वो U1 है। तो मतलब कहां पर आएगा? 400 से 500 नैनोमीटर। ये 1000 है, मतलब इधर कहीं पर आएगा ना, ये वाला पॉइंट। और इसका वैल्यू कितना? इसका एनर्जी आपका U1 है। सही बात है ना? सही बात है। बिटवीन 900 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर U2 है। ओ हो, मतलब ये वाला जो मैक्सिमम एनर्जी है ना, ये U2 है ना? उस टाइप मैक्सिमम एनर्जी बनेगा। बिटवीन 1099 to 1599, तो ये इधर कहीं पर आएगा, हमको क्या पता, तो इधर कहीं पर U2 आएगा। अच्छा हाँ, ये U2 इधर भी हो सकता है, सॉरी U3, हाँ ये U3 इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, वो नहीं बता सकते हम लोग, कहीं पर भी होगा, पर इसके आगे होगा, ये बात पता है। तो ये बात कंफर्म है कि U2 U1 से बड़ा, U2 U3 से बड़ा। U1 U3 को हम कंपेयर नहीं कर सकते, और U1 U3 कभी जीरो भी नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोई अगर ऐसे 2 केल्विन में भी होगा ना, तो भी वो हर एक प्रकार के रेडिएशन छोड़ेगा, 100 का, 200 का, 300 का नैनोमीटर का, 1 नैनोमीटर का, 2 नैनोमीटर का भी वेवलेंथ का वो रेडिएशन छोड़ेगा। हालांकि वो थोड़ा ही छोड़े, पर छोड़ेगा पक्का। तो किसी का भी, किसी भी प्रकार के, जैसे मान लो 100 नैनोमीटर का जो वेवलेंथ निकलेगा, उसका एनर्जी कभी जीरो नहीं होगा, थोड़ा ही कुछ आएंगे पर आएगा। तो ये और ये तो संभव ही नहीं है। U1 U2 से बड़ा है, नहीं ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैक्सिमम इंटेंसिटी आ ही रहा है कहां पर? 1000 न्यूटन में, और उसका नैनोमीटर में, तो उसका वैल्यू कितना है? U2 की वैल्यू है आपके पास, तो इसलिए ये तो संभव नहीं है, तो यही होगा। अच्छा, अगर बोला तो बोलता कि U1 इज ग्रेटर देन U3, तो हम क्या बोलते? माहित नहीं, नहीं बोल सकते थे। U1 और U3 में कौन बड़ा हो कैसे बताएंगे, कौन कितना ऊपर है, वो तो बता ही नहीं सकते। परंतु ये बात पक्का है, U2 विल बी ग्रेटर देन U1 एंड U2 विल बी ग्रेटर देन U3, इसलिए डी ऑप्शन सही है। ये सवाल नीट 2027 में आया था एक्चुअली, ये वाला सवाल। आप लोग कौन से पेपर दे रहे हो? 28 में दे रहे हो? हाँ तब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, स्किप कर सकते हो। कॉन्ग्रेचुलेशन, खूब सारे बधाई आपको, पूरा मोहल्ले मिठाई बांटो, आपका और एक चैप्टर खत्म हो गया। मंडे से हम लोग केटीज स्टार्ट कर रहे हैं, काइंड थ्योरी ऑफ गैसेस। 3-4 दिन लग जाएंगे। जे में तो 3 दिन में, 4 दिन में खत्म हो जाएगा। उनका भी ये खत्म हो गया, उनका सिर्फ यही वाला बचा हुआ है सिर्फ, तो उनका मंडे खत्म हो जाएगा, बाद में थर्सडे खत्म हो जाएगा। आप लोग जितने जल्दी पढ़ लेंगे उतने जल्दी खत्म हो जाएंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। असाइनमेंट जितना बचा हो सारे कर लेना, बॉयज गर्ल्स दोनों के लिए। आपको पूरा का पूरा सीपी सिंह 2 बार, एक बार सॉल्व कर लो मंडे तक। अच्छा सॉरी, आप लोग तो कल ट्रिप के लिए जा रहे हो, तो जितना बचा है उतना कर लो। गर्ल्स सारे दोबारा सॉल्व कर लेना चाहिए उसको पूरा। एक फुल लेंथ पेपर डालूंगा, तो आपको भी फुल लेंथ पेपर अभी सॉल्व नहीं करना है इस बार। ऑप्शनल रहेगा आपके लिए ना, इफ यू वांट टू सॉल्व देन यू कैन सॉल्व, और कोई जरूरत नहीं। आपको फुल लेंथ पेपर सॉल्व करना है, समझ गए ना? क्योंकि जब आप नेक्स्ट टाइम जब जाएंगे तो आपके लिए कंपल्सरी नहीं रहेगा, पर इनके लिए कंपल्सरी रहेगा। पर मंडे को मैं चेक कर रहा हूँ, वो सीपी सिंह का जितना क्वेश्चन बच गया है वो खत्म करो। सर कब करेंगे हम? तो ये हमारा एग्जाम के बाद क्या करोगे, कुछ काम तो है नहीं। तो यूट्यूब यूट्यूब फेस्टिवल नहीं होता है कि यूट्यूब आ गया तो हम कुछ नहीं करेंगे। तो आपके लिए तो कोई एक्सक्यूज ही नहीं है। आप लोग को कंपल्सरी करना है, और कल फुल लेंथ पेपर सीपी सिंह 2 बार सॉल्व करना है, मतलब और एक बार बिना सॉल्यूशन देख के। जो चीज आपने छोड़ दिया, आपको लगा कि मुझसे नहीं बनेगा, सॉल्यूशन देख समझा नहीं, तो उसको डाउट में पेंडिंग कर रखो, वो खत्म करेंगे उसको, ठीक है? किसी को कुछ पूछना है, डाउट्स वगैरह? बहुत बढ़िया। कौन सा क्या? मैंने ये कभी सोच के नहीं डाला।
ज्यादा कंडक्शन का ही रहता है नॉर्मली। रेडिएशन का कम रहता है, रेडिएशन ज्यादा वेटेज नहीं होता है। हाँ वही सब कुछ थोड़ा ज्यादा रहता है वो एक्चुअली। ज्यादा वही रहता है, वो वेटेज उससे ज्यादा हो जाता है एक्चुअली। रेडिएशन का बहुत कम आता है। एक जो रेट ऑफ कूलिंग का वो, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, इतना मिनट में इतना समय लगा तो इतना से इतना में कितना आएगा। एक दो सवाल तो आए थे। बायोलॉजी इतना याद रख लेते हो, थोड़ा तो याद रख लो। इसमें सब एक्सपेरिमेंट है ना, सब एक्सपेरिमेंट होके ये निकला हुआ है। तो जब बड़े होंगे तो आप भी एक्सपेरिमेंट तो आपको पता चल जाएगा आपको। कोई थियोटिकल प्रूफ तो है ही नहीं बस। तो बहुत सच है सर। टाइम कितना बचा है? सेल्फ स्टडी करो, सेल्फ स्टडी। हो गया 10 मिनट। तो केटी स्टार्ट करते हैं, केटी जी। नहीं? अरे आपको पता नहीं चल रहा है, बाद में आप लोग चिल्लाओगे सर हमारा सिलेबस खत्म नहीं हुआ सर। हाँ आप लोग ही चिल्लाओगे, और कौन चिल्लाएगा। बहुत आगे किधर है रे तू। तो पिछले साल के बच्चों को लास्ट में बहुत खींच लिया गया था, वैसे खींच लिया जाएगा बाद में। वो लास्ट मार्क्स नहीं आ रहा उनका, आपको अगर मार्क्स नहीं कि कोई सो भी नहीं पा रहा है फुल लेंथ पेपर में। अगर फुल लेंथ पेपर में आपका 100 के ऊपर नहीं आया ना, सोना चाहिए तेरे को। तेरे को उस टाइम पे सुलाऊंगा, रुक मतलब उठ ही नहीं पाएगा, इतने जोर से मारूंगा मैं तेरे को। सोते ही रहेगी बस हॉस्पिटल में, ऐसे ऐसे पड़ा रहेगी। सो नहीं पा रहा है। अच्छा सो नहीं पा रहे। ओके मार्क्स नहीं आ रहा तो सो नहीं पा रहे क्या। 1 2 का 80 आता है, बाकी सबका 50 के नीचे। समझ रहे हो ना क्या हालत होता है। इसलिए पढ़ लिया करो, क्योंकि आपको अगर ऐसा लग रहा है ना कि हम फिजिक्स छोड़ देते हैं, सिर्फ केमिस्ट्री बायो ही काम चल जाएगा, या फिर बाद में फिजिक्स पढ़ लेंगे, तो ये क्या बोलते हैं इसको, भ्रम है, भ्रम भ्रम। मरोगे तब पता चलेगा। नहीं मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बायोलॉजी केमिस्ट्री को नेग्लेक्ट करो, पर मैं ये बोल रहा हूँ फिजिक्स को अभी, क्योंकि अभी अगर अपने पकड़ लोगे नहीं पकड़ोगे ना, बात कर छोड़ दो इसके बाद। मतलब आप बायोलॉजी केमिस्ट्री थोड़ा बहुत भी बाद में पढ़ ही सकते हो खुद। फिजिक्स अभी नहीं किए तो कभी नहीं होने वाला है ऐसे। और मतलब चलो गलती से आपने सोचा कि रिपीट करने टाइम में कर ही लेंगे, रिपीट करने में कितना है, तो मतलब वो टीचर इतना पढ़ाते हैं ना, फास्ट भगाते हैं, आपको लगे क्या है ये। हम क्योंकि कहीं पर भी जाओ 7 महीने में उनको सिलेबस खत्म करना है, तो उनके पास कुछ ऑप्शंस नहीं बचते उनके पास, वो और भगाएंगे। तो इसलिए फिजिक्स को अभी टाइम दो, कितने भी खराब लगे फिर भी क्या ही कर सकते हैं, मजबूरी मजबूरी होता है। फिजिक्स नहीं तो डॉक्टर नहीं। सिर्फ मार्क्स आ जाएंगे, 400 मार्क्स आ जाएंगे बस। बायो और केमिस्ट्री में लेके 450 भी आ जाएंगे, क्या ही होने वाला है उससे। 500 भी आ जाएंगे तो भी कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि कितना 350 मान लो केमिस्ट्री में फिजिक्स इसमें लेके आ जाओ, बायो में। केमिस्ट्री में 150 भी लेके आ जाओ, हो गया 500। बायो में 360 350 तो आएंगे ही नहीं पहली बात तो। बायो में 320 तक आ जाते हैं, 320 150 कितना हो गया, 580। 580 570, हाँ 570 है भाई, 470 आएंगे। 570 कहाँ से आएंगे। 470। तो फिजिक्स अगर फिर छोड़ दे तो भी कम से कम आपको 130 तो लाना ही पड़ेगा फिजिक्स में, तो इसलिए अभी से कम आपको कोशिश करना चाहिए, स्पीड बढ़ा के 100 के ऊपर लाना तो चाहिए ही चाहिए। अगर 100 के ऊपर नहीं आ रहे इसका मतलब रेड जोन में है। वैसे थोड़ा सा ये एक चीज होता है कि क्योंकि अभी आप वो चैप्टर को पहली बार पढ़ रहे हैं, तो प्रैक्टिस थोड़ा कम पढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ जो उसी चैप्टर से इतना सिंपल क्वेश्चंस ढूंढना, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग सवाल होता है। तो इसलिए कई बार एक एक चैप्टर को बहुत हाई फाई सवाल भी आ जाते हैं कई बार। जितना सीपी सिंह है उतना काम नहीं चल रहा है। डीपीपी तो बहुत हाई फाई रहेंगे, भेजू क्या डीपीपी। नहीं डीपीपी सवाल नहीं आएंगे, ऐसा मत सोचो डीपीपी सवाल आएंगे बोल के। वो तो मैं भेज नहीं नहीं, दिशा एक्सट्रेट है उतना कर लो बस। नहीं नहीं उससे इसका तो कोई संपर्क नहीं होता है। नहीं, मैं तो वो ऐसे मैं बोल रहा हूँ, मैं अगर डिपेंड दिशा एक्सट्रेट डाल दूंगा मैं, उसमें क्या है। वो हम जो पेपर बनाते हैं ना,
तो सारे बुक्स को कंबाइन करके बनाते हैं पेपर। तो ऐसे रहता है, कुछ ऐसे नहीं रहता, टेंशन मतलब। तो डीपीपी डीपीपी डाल दूंगा मैं। देखो मैं क्यों डीपीपी नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी सवाल करने के लिए है। एक तो है आपके पास, मैं आपको बुक का नाम बोलता हूँ, सीपी सिंह तो हाई फाई लेवल का रहता है, मतलब आपने वो कर लिए, वो समझ गए, डन, कुछ चाहिए ही नहीं और। मतलब ये बहुत बड़ी चीज होता है एक्चुअली। और आपको थोड़ा सा लग रहा है नहीं थोड़ा हाई फाई जाए तो एररलेस करो। आपको लग रहा है नहीं नहीं एररलेस तो बहुत ही आसान है, दिशा एक्सट्रैक्ट करो, अच्छा लेवल का होता है दिशा एक्सट्रैक्ट। आपको लग रहा है थोड़ा सा और मीडियल लो चाहिए तो एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट करो। रिपीटर्स में तो पूरा एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट में खुद ही उनको क्लासरूम में सॉल्व करा देता हूँ सारे सारे, ए टू लेके जेड तक हर एक क्वेश्चन क्लास में करवाता हूँ पूरा पूरा दिखा दिखा के। तो वो, क्योंकि उनको लिखवाना नहीं होता है, तो फटाफट फटाफट 5 मिनट के लिए क्वींस डिस्प्लेसमेंट में पढ़ो, खत्म क्वेश्चंस। तो ऐसे होता है एक्चुअली, आप लोग को लिखवा के देना पड़ता है इसलिए थोड़ा ज्यादा समझ आता है, ठीक कोई बात नहीं। तो बस उतना ही होता है, तो इसलिए फिजिक्स पढ़ो अभी। सर उन लोगों को बोल रहे हैं जो लोग नहीं चाहते कि हम डॉक्टर बने, हाँ सिर्फ ऐसे ही बस थोड़ा पास हो जाए, तो उन लोग के लिए सर बोल रहे हैं कि अगर आपको डॉक्टर वगैरह नहीं बनना है, ऐसे ही बस टाइम पास करने के लिए करना है, तो बोलते केमिस्ट्री बायो पढ़ो तो फिर सिर्फ चल जाएगा। पर आपको सच में चाहते हैं कि नहीं मुझे व्हाइट कलर का ड्रेस पहनना है, बिना फिजिक्स से कुछ नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ आपको। कम से कम आपको 100 मार्क्स चाहिए ही चाहिए। ये कड़वा सच है पर सच है, बिटर लग सकता है पर ये सच है। यस, फिजिक्स के लिए आपको क्लास एग्जाम हॉल में 1 घंटा 20 मिनट का समय रखना ही पड़ेगा, 20 मिनट। बायोलॉजी आपका 40 मिनट में होना ही चाहिए, उतना फास्ट आपको करना ही पड़ेगा। केमिस्ट्री आपको 50 मिनट में करना ही पड़ेगा। यस। और आपको फिजिक्स के लिए 1 घंटा 20 से 25 मिनट चाहिए ही चाहिए, तब जाके फिजिक्स में मार्क्स आएंगे। अगर आप फिजिक्स को ही 40 मिनट दोगे तो 40 मार्क्स आएंगे। एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट इतना तो चाहिए ही चाहिए। तो 40 मिनट में कितने क्वेश्चन करोगे, 40 क्वेश्चन भी नहीं होंगे आपसे। तो इसलिए थोड़ा सा ये करो कि पढ़ो फिजिक्स, है ना, फिजिक्स पढ़ो, एक दूसरे का हेल्प लो, दोस्तों का हेल्प अगर लिया करो, नहीं तो सपना सपने में ही रहेंगे हमेशा, कभी साकार नहीं होंगे। तो इसलिए पढ़ो। पहले पहले तो मैं बहुत जोर जबरदस्त करता फिजिक्स पढ़ने के लिए बच्चों को, आजकल मैं इतना नहीं करता हूँ, क्योंकि उस साल थोड़ा सा ज्यादा ही हो गया था, इसलिए बच्चे ज्यादा ही फिजिक्स पढ़ लिए, मैं मतलब ऐसे ही बच्चों को उधर बिठा के सेल्फ स्टडी में जाता था। हाँ बिल्कुल, अरे ये प्रॉब्लम मतलब उस टाइम पे ऐसे ही कि वहीं बैठता 4 से 5, बैठ बेटे फिजिक्स पढ़ बस, और कुछ नहीं पढ़ना है, क्या डाउट है पूछ, क्या हाँ, क्या क्या। नहीं मतलब मैं सोचा कि उस टाइम पे क्या हुआ ना, वो बायो के टीचर परेशान हो गए, वो बोले कि हमारे बच्चे बायो नहीं पढ़ रहे, बायो मार्क्स नहीं आया बेटे। तो तो मैं सोचा ठीक है कम से कम मतलब, तो वो जो प्रांजलि है ना, प्रांजलि और उषिता, हाँ, तो उन लोगों का वही हालत हो गया। कि वो लोग सिर्फ वो बायोलॉजी नहीं पढ़े बिल्कुल लास्ट में, तो फिजिक्स में सब लेके आए 140 150 के आसपास, बायो में 300 के ऊपर नहीं उठा। तो फिर से मुझे लगा नहीं नहीं कुछ ज्यादा ही हो गया थोड़ा सा। तो इसलिए बायो मतलब फिजिक्स में 120 130 मतलब प्रेशराइज करने से मार्क्स आ जाएंगे, ऐसे कुछ नहीं है, मतलब पकड़ पकड़ के सवाल करवाए सब कुछ, है करो 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 करो। रुशिता के तो वो अगले साल फिर उसकी प्रिपरेशन कर लिए तो हो गया उनका, कोई दिक्कत नहीं। उसको बीजे मिल गया, वो रुशिता को भी केईए मिल गया मुंबई में, तो उनका अच्छा कॉलेज मिल गया, बहुत सारे बच्चों को हो गया वो अगले साल में। पर वही थोड़ा सा, तो इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है इतने ज्यादा बच्चों को कंपलसरी नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मैं थोड़ा सा मैं सोचा कि ठीक है कर लो कम से कम, है ना, ज्यादा भी कंपल पर 120 के ऊपर तो आना ही चाहिए मार्क्स। तो उसके लिए सिपिसिंग 2 बार कर लो, कोई एक भी क्वेश्चन को छोड़ो मत, सॉल्व एग्जाम्पल ठीक है, पर एक्सरसाइज नहीं हो रहा तो उसको मार्क कर रखो कि इस बार नहीं किया तो नेक्स्ट टाइम पक्का ही करूंगा। और एक बस थोड़ा टारगेट है कि एक बार ये खत्म होने दो आपका, अगस्त तक अगर आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, देन विल हैव अराउंड 10 मंथ्स, नहीं 8 महीने का आसपास बचेगा हमारे पास। तो 2 महीने आप अगर बोर्ड्स के प्रिपरेशन करें तो हमारे पास तब भी 6 महीना है, तो हम और एक बार सिलेबस को खत्म कर सकते हैं, मतलब रिपीटर्स के साथ। आप लोगों को रिपीटर्स के पेज बिठाया तो फटाफट बस खड़ा खड़ उड़ा देंगे फिजिक्स को। हाँ वही, वो रिपीटर्स में ऐसे ही होता है, सिर्फ मैं पीपीटी चलाता हूँ, बच्चे सिर्फ देखते रहते हैं, क्वेश्चन सिर्फ मेरे साथ सॉल्व करते हैं बस। हैं कुछ 8 10 बच्चे हैं जो कि सॉल्व करते हैं, बाकी तो ऐसे ही बैठे रहते हैं। क्योंकि ऑब्वियस बात बात ना, उसमें है 20 20 20, मतलब वैसे तो 40 बच्चे हैं, क्लास ही करते 20 लोग, बाकी सब कोई क्लास ही नहीं करता है क्योंकि छोड़ दिए पहले से हो ना, फिजिक्स नहीं होगा। तो वो लोग फिजिक्स छोड़ दे पूरा पूरा।
होता है वो रिपीटर्स में। आप हम तो पहले क्लास में बोल दिया था कि देखिए आपके साथ ये होने वाला है। तो उनको बस मैंने बोला था कि आप यूट्यूब से करो, जो भी करना है करो, पर हमारे साथ ही चलो, मतलब इधर जो पढ़ा रहा हूँ वो आपका हो जाना चाहिए। नहीं होता है, हम भी समझते हैं, क्योंकि जो पहले से ट्राई नहीं किया वो 7 महीने में कैसे कर सकते फिजिक्स। तो इसलिए पढ़ो। चीजें बहुत आसान आते हैं, इतना भी मतलब जैसे कि काफी काफी क्वेश्चन में हम बहुत हाई फाई डालते हैं, उतना नहीं आता है। रिपीटर्स को भी इतना सब चीज नहीं पढ़ा जाता है, बहुत ही कम पढ़ा जाता है उनको रिपीटर्स को।